बच्चों, मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अभी हमने रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट करने के बाद हमारा एक नेक्स्ट मॉडल आता है मैक्सवेल थ्योरी। ठीक है, हम अभी मैक्सवेल थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लैंक थ्योरी। ठीक, बट हम इसको पढ़ने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा ये। हम नेक्स्ट पार्ट में करने जा रहे हैं बोर मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल क्या है? बोर मॉडल। बोर अपनी जो मॉडल देते हैं ना, उसमें उनको किसकी जरूरत है? पहले वो एक्सप्लेन करते हैं डुअल नेचर ऑफ एटम। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ एटम। तो बोर मॉडल जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये किसका था बच्चों? बोर मॉडल का था। हम अभी सर्च क्या करने जा रहे हैं? बोर ने अपने मॉडल्स के लिए जिन चीजों को यूटिलाइज किया, बोर ने अपना मॉडल तैयार करने के लिए, बोर का मॉडल तो हम पढ़ेंगे है ना, बोर ने अपने मॉडल को तैयार करने के लिए क्या क्या चीजों को यूटिलाइज किया। पहला उसने वेव लिया। अभी हम वेव पढ़ेंगे बच्चों। वेव के समय पढ़ने के समय हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे मैक्सवेल की थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या किया बच्चों? लाइन एमिशन ऑफ हाइड्रोजन को यूज किया। उसने सर्च नहीं किया है, उसने यूज किया है। हम अभी उन सारी चीजों को जिनको उसने यूज किया, हम उसको रीडिंग करने जा रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल। बोर मॉडल को पढ़ने से पहले हम वो सारी डेवलपमेंट्स को पढ़ रहे हैं जो बोर को एक्सपर्ट मॉडल बनाने में हेल्प करती है। पहला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन हम पढ़ेंगे प्लैंक थ्योरी। ठीक है, इसी बीच में बच्चों हम क्या देखेंगे कि कैसे हमारे जो रेज है वो एब्सॉर्प्शन और एमिशन वर्ड को यूज करते हैं। और उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी क्या है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें हम वेव का मोशन पढ़ेंगे बच्चों की। एक ब्लैक बॉडी के अंदर अगर आपने वेव को किसी को अंदर घुसा दिया तो अंदर जो वेव होती है वो उससे टकराती है, फिर वापस टकराती है और कहीं पे वो लास्ट में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो कुछ एक प्रॉपर लाइन पे प्रोपोगेट करती है। वो सारी चीजों को हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, हीट यूज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, ये भी हम पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको बोलते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास एक मेटल है और वहां पर इलेक्ट्रॉन आके टकराते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन आके टकराते हैं इस सरफेस में, तो क्या होता है? वो कैसे पलटते हैं और कैसे उनको एनर्जी वहां से रिलीज होती, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारी चीजें जब आप पढ़ लेंगे तो आप बोर मॉडल का पूरा 90% तैयार कर लेंगे। यहीं पे हम पढ़ेंगे बच्चों क्वांटम नंबर्स नहीं, क्वांटम की तैयारी। फोटॉन, हम फोटॉन पढ़ेंगे। फोटॉन इज एनर्जी बॉम्ब। एटम में एनर्जी कहाँ पर है, किस फॉर्म में है, वो सारी चीजें हम अभी इसके बाद पढ़ना चालू करें। लेट्स स्टार्ट विद वेव पार्टिकल्स डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम ये वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं बच्चों? आगे के मूवमेंट्स के लिए वेव की सर्च करना चालू करते हैं। किसकी सर्च करना चालू कर देते हैं? वेव की सर्च करना चालू कर देते हैं। या फिर ये मान लीजिए कि ये सीधे से लाइट रेस को सर्च कर रहे हैं। किसको सर्च कर रहे हैं? हम अभी ये बोल सकते हैं कि इन्होंने लाइट रेस को सर्च करना चालू किया कि लाइट हमारे पास कैसे पहुंच रही है। जब इन्होंने लाइट रेस को सर्च करना चालू किया तो सबसे पहले न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि एक लाइट जो किसी मैटर से टकराती है वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। न्यूटन ने बस एक ही स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया बच्चों? न्यूटन ने बोला कि लाइट जो किसी मैटर से टकराती है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती। ओनली द पार्टिकल्स कौन थे? पार्टिकल्स इज एटम। कौन थे? एटम से मिलकर बनी होती। इसके आगे उन्होंने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजों को इस वक्त नहीं बताया। चलिए आगे। जैसे ये लाइट आती है किसी मैटर पर, ये टकरा के इंसिडेंट रे बनती है और ये जो रिफ्लेक्ट होती है वो क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे बनती है। ठीक है, इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट। ज्यादा से ज्यादा हम जब इस लाइट को पढ़ रहे थे ना बच्चों,
तो ये तो सिंगल मीडियम हो गया। लुक एट हियर, हम मीडियम्स पढ़े, सिंगल मीडियम में आती है और सिंगल मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इंसिडेंस रिफ्लेक्ट पढ़ लिया हमने। जब ये मीडियम चेंज करती ना बच्चों, तो हमने इसको रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। हमने क्या चीज, दो चीज पढ़ ली, हमने इसका डिफ्रैक्शन पढ़ लिया, नहीं ये सॉरी दूसरा लाइन अंडरलाइन कर दी, हमने इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। ठीक, यानी कि ये जो पार्टिकल्स था ये दो कॉन्सेप्ट को समझाने में काबिल रहा, एबल रहा। ठीक, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि सपोज एक साथ कुछ रेस ओवरलैप होके आ रही है और हम देख रहे हैं कि वो ओवरलैप रेस यहां से जा भी रही है, ओवरलैप रेस वहां से जा भी रही है, और उसी समय में यहाँ पर इस रेस का कुछ पार्ट एब्सॉर्ब भी हो रहा है और कुछ पार्ट एमिशन में भी जा रहा है, एमिट्स कह सकते हैं, एमिट्स भी हो रहा है। इस थ्योरी को आगे बताया गया, किसने बताया बच्चों? इस थ्योरी को बताया क्रिश्चियन ह्यूजेन ने। ठीक, ये आपके बुक में है या बुक में नहीं है, बट हमारे फ्लो के लिए इस वक्त जरूरी है, हमारे स्टडी फ्लो के लिए इस वक्त जरूरी है। फिर से एक बार, ये जो रे आई है ना, ये जो लाइट की रेज आई है, अब ये क्या बोल रहा है उस रेस के बारे में कि इसमें से कुछ रेस आपके जो एनर्जी है, एनर्जी जो है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, एमिट हो रही है। उसके लिए न्यूटन की यहाँ पे थ्योरी खत्म हो गई है बच्चों। न्यूटन इसको एक्सप्लेनेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए चार्ल्स ह्यूजेन आए। जो एक साथ रेस जा रही थी उसका नाम रखा इंटरफ्रेक्शन, और ये जो रेस यहाँ से टकरा कर वापस एमिट हो रही थी, फैल रही थी, दैट इज रिफ्रैक्शंस। उन्होंने चार्ल्स ह्यूजेन की थ्योरी से इसे इजीली एक्सप्लेन किया जा सका। उनकी थ्योरी क्या थी? उन्होंने कहा, he stated that any illuminated body sent out disturbance in form of waves। ये जो जा रही है ना, अब ये पार्टिकल्स नहीं है, ये कौन हो गया? वेव। ये पार्टिकल्स थी और यहाँ पे आकर ये कौन बन गई बच्चों? वेव बन गई। क्लियर? अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टिकल्स। फिर से एक बार, हमने पढ़ा एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कैथोड रे, एनोड रे, ये सारी चीजें पढ़ते पढ़ते हम पार्टिकल्स पे आए, हम लाइट पे आए, हम जा रहे हैं बोर की थ्योरी की तरफ, और हमने पहला सर्च क्या किया कि ये किससे मिलकर बनी है? वेव से मिलकर बनी है। और ये किसने बताया? क्रिश्चियन ह्यूजेन ने बताया। उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी कि ये एक वेव से मिलकर बनी है, और इसके लिए उन्होंने, इस प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने एक मीडियम यूज किया जिसको उनका नाम दिया ईथर मीडियम। ईथर मीडियम को उपयोग किया और ये बताया कि फॉर दिस यूज्ड मीडियम ईथर इज सब्सटेंस बिलीव्ड टू फिल द स्पेस एंड ट्रांसमिट वेव। इसे स्पेस के इक्वल ईथर का जो उन्होंने बॉक्स बनाया, ईथर का जो एक्सपेरिमेंट स्पेस बनाया, वो स्पेस के इक्वल माना उन्होंने। इसी समय पे वो क्या कहते हैं कि ये जो वेव्स आ रही है ना, ये जो वेव्स आ रही है, अगर मैं इसे एक सिंगल वेव लूं बच्चों, तो इसका नाम है वेवलेट। और अगर ये बहुत सारी वेव्स आ रही है, एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही है, तो दे आर नोन एज वेवलेट्स। अब नया चीज क्या बोल रहे हैं? पहले जाती है किसी मैटर से टकराती है। आइए, when light wave reaches at a point, यहाँ तक के देखिए कि लाइट वेव आई और यहाँ पर reaches at a point, पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट, point became a new source of light। अब देखो, पहला सोर्स कौन था? ये था फर्स्ट सोर्स, और अब सेकंड सोर्स कौन हो गया बच्चों? ये वाला पॉइंट हमारा सेकंड सोर्स हो गया। यहाँ से वापस ये जो वेवलेट्स है ना, ये बाहर निकल जाती है। क्लियर? ये बाहर निकल के सीधी सी बातें रिफ्लेक्ट हो गई, मान के चलो, एमिट हो गई, चली गई, मान के चलते। ठीक है, अब इसका प्रोपोगेशन कैसा रहेगा? ये जो सेकंड सोर्स से हमारी वेव जो जा रही है, वो है द सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर्म न्यू वेव एंड इज प्रोपोगेटेड थ्रू आउट द स्पेस। क्योंकि ये ईथर को यूज किया है और ईथर को इस पर स्पेस के इक्वल मान रहा है, तो बोल रहा है कि ये जो वेवलेट्स निकल रही है वो जैसे स्पेस में स्प्रेड होगी, वैसे ही ईथर में भी स्प्रेड हो चुकी है। क्लियर? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वेव, और वेव किससे मिलकर बनी हुई? छोटे छोटे वेवलेट से। व्हाट इज वेवलेट्स? दे आर नोन एज वेवलेट। क्लियर बच्चों? ओके,
पार्टिकल से रेस बनी है, इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, और वेवलेट्स को एक्सप्लेन किया हमारे क्रिश्चियन ह्यूजन ने। वेवलेट्स किसका नाम था? छोटे छोटे रेस को उन्होंने वेवलेट्स नाम दिया। अब आगे साइंटिस्ट क्या नोटिस करते हैं, यहाँ पर ये थ्योरी हो गई बच्चों, यहाँ पर ये थ्योरी खत्म। अब देखो साइंटिस्ट क्या नोट कर रहे हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब और एमिट द रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन आई है, ये जो रेडिएशन आई है, इसको एब्सॉर्ब किया जाएगा। एब्सॉर्ब करने के समय क्या करेगा बच्चों, वो एनर्जी को अपने तरफ ले लेगा, एनर्जी के बॉम्ब बनाएगा, एनर्जी को ब्लॉक करेगा। ठीक है, जैसे ही वो एनर्जी को ब्लॉक करेगा, एनर्जी को अगर हम बहुत ज्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी हीट हो जाएगी। जैसे वो एनर्जी को अपने अंदर ले लेगा, वो क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। क्लियर। और अगर एनर्जी को इमिट्स करेगा तो वो कूल होगा। बट कूल कब होगा, पहले तो उसने एनर्जी लिया है तो वो हीटेड हो गया है, अभी तो हम हीटेड पढ़ेंगे। जब वो रिलीज करेगा तब हम उसको उसका कूल नेचर पढ़ेंगे। तो जैसे ही वो हीट होगा, इसको हम बोलते हैं रेडिएटेड ऑब्जेक्ट। फिर से पढ़िए, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब, अभी एमिट्स नहीं देख रहे हैं हम, एब्सॉर्ब द रेडिएशन दे आर हीटेड वंस, दे आर नोन एट रेडिएटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो रेडिएटेड ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन। इस रेडिएशन को हमने क्या नाम दिया, ये जो रेडिएशन आई है, ये जो रेडिएशन आई है और उसने इस मैटर को गर्म कर दिया, क्यों, क्योंकि इसने एब्सॉर्ब किया था एनर्जी को एब्सॉर्ब किया था और ये हीट हो गई है। तो इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं रेडिएटेड ऑब्जेक्ट। ये हो गया रेडिएटेड ऑब्जेक्ट, और इस रेडिएशंस के नाम क्या हो गए, इसके नाम हो गए थर्मल रेडिएशंस। ठीक है, थर्मल रेडिएशन जब हमने पढ़ लिया बच्चों, तब वहां पर एक नोटिफिकेशन किया गया कि ये जो थर्मल रेडिएशंस है ना, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी है। ये जो थर्मल रेडिएशन है, इसको नोटिस किया गया, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो प्रॉपर्टीज दिखा रही है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दिखा रही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखा रही है। और क्योंकि ये वेव है तो हम अभी पूरा वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और हमने ये क्यों नोटिस किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखा रही है, क्योंकि ये जो वेव थी ना, इन सभी वेव की फ्रीक्वेंसी अलग थी और इन सभी की वेवलेंथ अलग थी, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग होने के कारण इसमें पूरे एक थ्योरी बनी है। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों भी अलग थी, और अब हम इसके बाद इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं डुअलिटी। ठीक है, हम किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डुअलिटी क्या है, एक कैरेक्टर है बच्चों वेव का आगे बढ़ना, वेव का प्रोपोगेशन। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर क्या है, फोटोन, इलेक्ट्रॉन का फोटोन फॉर्म यानी एनर्जी बॉम्ब। ये हम सेकंड अभी पढ़ने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर है, कहाँ पर है, हम वेव प्रोपोगेशन। अब ये जो वेव है ना, वेव आ रही है मैटर की तरफ। हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो वेव आ रही है मैटर की तरफ, ये मैटर जब ये आगे बढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, प्रोपोगेशन। ठीक, प्रोपोगेशन के लिए जिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वालिटी। ठीक, When a light propagates is behave as electromagnet। अभी हम लाइट का आगे बढ़ना पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चालू हो गया, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे होगा। तो ये जो रेज आ रही ना, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही बच्चों, ये कैसे आ रही है, ये आ रही है ऐसे ऑसिलेटेड करते हुए। ऑसिलेटेड का मतलब क्या होता है, झूलना, इक्वालिटी के साथ में। अगर आपने एक सेंटर लाइन लिए हैं तो वो उसके साथ में इक्वलिटी के साथ में झूलते हुए आगे बढ़ेगी, लाइक दिस, झूला है ना, स्विंग बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये वेव्स आगे बढ़ना चालू होती है। चलिए, लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये तो ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कैरेक्टर है, दो बता दिया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। यानी यहाँ पर कितनी वेव्स है, देयर आर 2 वेव्स। कौन कौन सी वेव्स है, पहली इलेक्ट्रिक वेव, दूसरी मैग्नेटिक वेव।
and the oscillating electric and magnetic field produced by oscillating charged particles which are perpendicular. चार्ज पार्टिकल्स कैसे पर हम पहला पार्टिकल्स लेते हैं बच्चों. सपोज ये मेरे पास में एक, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, ये जो लाइन है ये इस लाइन पे आगे बढ़ेगी. ठीक है, ये कौन सी लाइन है हमारी, ये है प्रोपोगेशन लाइन. प्रोपोगेशन लाइन. ठीक है, इस लाइन पर ये आगे बढ़ रही है. अब हम लेते हैं बच्चों एक ऐसा जहां से अभी निकलने वाली है इलेक्ट्रिक रे. अब ये 90 डिग्री बनाएगी. कितनी बना रही है, 90 डिग्री. ये यहां से लेती हूं मैं, 90 डिग्री बन गया. ये यहां से ऐसा गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई. ये इक्वल रहेंगे, ये सब इक्वल रहेंगे. ठीक है, ओके. नाउ ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक. अब जब मुझे मैग्नेटिक लेना तो क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक रेस का ये जो बेस है ना, ये इसके साथ में 90 डिग्री बनाएगा. लाइक दिस 90 डिग्री बन गया ये इसका 90 डिग्री. तो ये यहां से जो रेस निकल रही वो भी कुछ ऐसी ही निकलेगी. क्लियर. यानी कि ये वाली जो लाइन है ये भी 90 डिग्री रहेगी और ये भी 90 डिग्री रहेगी. तो 90 डिग्री हमको किस कंडीशन में मिलता है बच्चों, थोड़ा सा याद करिए. हमारा वॉल का कॉर्नर. कहाँ पे वॉल का कॉर्नर, तुरंत अपने घर की दीवार की एक कॉर्नर देखिए. ये आपका ऊपर से आने वाला दीवार है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा दीवार है और ये वाला राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा दीवार है. किसी वॉल का कॉर्नर देखिए, वहां पर तीनों भी आपको 90 डिग्री पे दिख रही है. तो यहां से जो निकल रही है मैग्नेटिक रेस वो इसकी इक्वल चल रही है और यहां से जो निकल रही है वो भी इसके साथ में चल रही है 90 डिग्री बनाते हुए. आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट 90 डिग्री का. फिर से एक बार अपनी दीवार को देखिए, दीवार का कोना देखिए, वहां पे आपको 3 लाइन दिखेगी, तीनों भी 90 डिग्री पे एक दूसरे से. क्लियर. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमारे पास, हम जैसे स्पेस में कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, इवन दैट इज वन, वही है. तो ये बिल्कुल वैसे ही हमारे पास में जो दो साइड्स है, दो कौन से साइड से बच्चों, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स के साइड्स जो है वो आपस में भी 90 डिग्री रहेंगे. वो खुद भी 90 डिग्री रहेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो खुद भी 90 डिग्री है और साथ में वो जो रेस बना रहे हैं, जहां से चालू कर रहे हैं, वो भी 90 डिग्री के साथ रहेगा. ओके. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. इवन ये वैक्यूम में भी मूवमेंट्स कर सकते हैं और मीडियम में भी मूवमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, दे आर नोन एज स्पेक्ट्रम. ओके. देखिए जब ये लाइंस आती है ना, तो ये कुछ इस, अगर मैंने ऐसा बेस रखा ना बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके के स्पेक्ट्रम्स बनाती है. इसको अभी हमको पढ़ना है हाइड्रोजन में. ठीक है, हम अभी बोर के मॉडल की तरफ ही जा रहे हैं. इसमें ये क्या करती है, वेव्स जो है ना बच्चों, ये इस तरीके के स्पेक्ट्रम बनाती है. ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम है इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको अगर मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने अगर 10⁻⁶ बच्चों, हम इसको ब्रॉडकास्टिंग के लिए उपयोग करते हैं. हमारा ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स चलते हैं ना कुछ, उसकी जो रडार है उसका जो जोन रहेगा वो 10⁻⁶ हर्ट्ज है और माइक्रोवेव रीजन जो है 10⁻10 है और अल्ट्रावायलेट रीजन जो है वो 10⁻16 है, जिसको हम बोलते हैं ना अल्ट्रावायलेट रेस ओजोन रेस से, ओजोन की वजह से खत्म होने आ गई, वो ये वाला रेंज है. कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम है ये, हमारा सन्स का रेडिएशन का वो कंपोनेंट है. ठीक है, यहाँ तक हमने ये सारी चीजें जो पढ़ ली ना बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पढ़ने जा रहे हैं ना, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं, ये जो रेडिएशंस आ रही है, ये जो रेडिएशंस आई है ना, ये रेडिएशन अभी हमने यही पढ़ा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब ये किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, हम इसके क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स. मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि हम क्या क्या और कैसे पढ़ रहे हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस रेस के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के कंपोनेंट्स. ओके, चलिए हम स्टार्ट करें. कंपोनेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव. ये कौन सा वेव का कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ के ही आगे आए हैं. ठीक है, वेव इज नोन एज पीरियोडिक डिस्टर्बेंस. दिस इज नोन एज पीरियोडिक डिस्टर्बेंस. और ये कहां से चालू होगी, ये यहाँ बेस से चालू होगी, जो 90 डिग्री बनाती हुई आगे जाएगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, ये एक डिस्टर्बेंस है जो स्विंग फॉर्म में चलेगी. ठीक है, वेव मोशन कैरीज एनर्जी. अब ये जो मोशन है ये आपस में क्या रखेंगे, एनर्जी को अपने साथ लेके चलेंगे. ठीक है,
और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से जब निकलना चालू करेंगे तो कैसे निकलेंगे, 90 डिग्री या फिर राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म में निकलेगी। यानी यहाँ से क्या बना रही है बच्चों, 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारा। नाउ अब हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। व्हाट इज वेवलेंथ? लुक, ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये जो है इसे हम कहते हैं क्रेस्ट। दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ किसे कहते हैं? दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम लैम्बडा से शो करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लेंथ पढ़ रहे हैं बच्चों, तो लेंथ का ऐसा यूनिट कौन है? लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर। क्लियर? राइट इट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा, डिस्टर्बेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। दो कंटिन्यू क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को, डिस्टर्बेंस नहीं बच्चों, डिस्टेंस को हम लैम्बडा कहते हैं और इसका ऐसा यूनिट है मीटर। क्लियर? अब ये देखिए कि अगर मान लो मैंने कोई एक पर्टिकुलर टाइम टी ले लिया, मैंने यहाँ पे लिया है टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यहां से लेके यहां तक के 1 सेकेंड है। अब मैं काउंट करती हूँ बच्चों कितने सारे हमको वेव्स मिले। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर ये जो 7 नंबर ऑफ वेव्स मिले हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। क्लियर? चलिए, रीड एज न्यू, इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ वेव दैट पासेस ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितनी वेव पास करती है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो हर्ट्ज है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू बार। व्हाट इज न्यू बार? वापस आ जाइए, हम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड ले रहे हैं। अब देखो यहां से ये मेरा टोटल नंबर ऑफ वेव है। ये देखो ये कितना लैम्डा है बच्चों? लैम्डा नंबर 1, लैम्डा नंबर 2, लैम्डा नंबर 3 एंड दिस इज लैम्डा नंबर 4। ये जो 4 लैम्डा है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम वेव नंबर, नंबर ऑफ वेवलेंथ। लुक एट हियर, वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। इसको हम किससे लिखेंगे? न्यू बार इक्वल्स टू 4 लैम्डा। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। Look, wave number represented by nu bar, the number of wavelength per unit by length. एक यूनिट में कितना वेव कितने दूर तक के वो चलेगा, इसको हम इसके रेसिप्रोकल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नंबर ऑफ लैम्डा। ओके, इसकी यूनिट 1 सेंटीमीटर, रेसिप्रोकल सेंटीमीटर लेते हैं। वेव लेंथ बाय न्यू बार इक्वल्स टू 1 लैम्डा। नोटिस कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? किसी बेस से, प्रोपोगेशन के बेस से क्रेस्ट तक की दूरी, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्टेंस है ना। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं हम? किसी बेस से जहां से प्रोपोगेशन हो रहा है वहां से क्रेस्ट तक की दूरी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट, ये क्रेस्ट का हाइट है और ये हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है। हमेशा कितना रहता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, लुक, एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है, फिर से पढ़िए, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डिनोट बाय इंटेंसिटी। इसके इंटेंसिटी के इक्वल में रहता है या प्रोपोर्शनल में रहता है। ये रहा हमारा इसका फॉर्मूला। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में मोशन करती है या मूवमेंट करती है या चल के आती है। जब किसी वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, फिर से एक बार, किसी वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट काउंट की गई है। फिर से एक बार, एक वैक्यूम है जहां से पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लिया गया है, वहां पर अगर कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव वहां पे जा रही है तो उसकी जो स्पीड है, हम स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? यहाँ पर c से रिप्रेजेंट करते हैं। वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि किसी लाइट के स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, और ये स्पीड ऑफ लाइट
जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ अपॉन फ्रीक्वेंसी। इस पर अभी हम मैथ्स बनाएंगे बट इस पार्ट के बाद में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं। इसके पहले न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने ये बोला कि जो लाइट के वेव्स है, लाइट के जो रेज है, वेव्स तो नहीं बोला उन्होंने, रेज बोला। ये जो रेज है ये पार्टिकल से मिलकर बने हैं। अब मैक्सवेल ने क्या बोल दिया? ये वेव्स से मिलके बने। और कौन से वेव से मिलके बने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलके बने। इसी समय पे मैक्सवेल ने अपना एक मैकेनिकल एस्पेक्ट्स भी दिया। रिलेटेड बच्चों, ये इसी से रिलेटेड है। एनर्जी एसोसिएटेड विद रेडिएशन, जो भी एनर्जी ये एमिट करेगी, ये जिस एनर्जी को देगी, ठीक है, एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अगर ये एमिट करती है और एब्जॉर्ब करती किसी एनर्जी को विथ रेडिएशन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये जो E है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंड अपॉन, इसको अभी लिखना नहीं है, कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंड अपॉन इट्स इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी है रेडिएशन विथ हाई फ्रीक्वेंसी। और साथ में हम क्या पढ़ रहे हैं? जितना हाई फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? पावर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। क्लियर? आप लोगों को समझा? ये उन्होंने एक मैकेनिकल एस्पेक्ट्स भी दिया साथ में कि जो पार्टिकल्स है वो अगर उसमें अगर एनर्जी है और वो वेव्स के साथ आगे बढ़ रहा है तो वो इस फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल में रहेगा। बट मैक्सवेल की थ्योरी आगे फेल हो जाती है। मैक्सवेल एक ब्लैक बॉडी इफेक्ट बताने में असफल है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताने में असफल है। दोनों भी अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा दोनों भी ये टॉपिक है, ब्लैक बॉडी इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और साथ में अभी अनेबल टू क्वांटम मैकेनिज्म, प्लैंक अपना क्वांटम मैकेनिज्म ला रहे हैं। ये भी हम अभी आज के पार्ट में पढ़ रहे बच्चे, वो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। साथ में क्या होता है? वो एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड एनर्जी तो बताते हैं, लेकिन वो ये बता नहीं पा रहे कि ये जो वेव्स में डिसकंटिन्यूटी आती है, ये डिसकंटिन्यूटी क्यों आती है, ठीक है। हमने यहाँ पर फेलियर और ड्रॉबैक ऑफ मैक्सवेल थ्योरी भी पढ़ ली। हमने मैक्सवेल थ्योरी के दोनों पॉइंट पढ़ लिए, साथ में हमने मैक्सवेल थ्योरी के थर्ड पॉइंट भी पढ़ा जिसे उन्होंने अपने मैकेनिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू दिया था। क्लियर है? चलिए हम चालू कर रहे हैं ब्लैक बॉडी इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन कर रहे हैं बच्चों, ये 100% एनसीईआरटी डेफिनेशन है। एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन। लुक इट हियर, अगर मान लो मैं एक कटोरी जैसा इसको स्ट्रक्चर लेती हूँ और मैं सिर्फ यहाँ से इसकी वेवलेंथ को जाने देती हूँ, ठीक है। नाउ स्टार्ट। An ideal body which emits and absorbs radiation of all frequencies uniformly is called a black body, ठीक है। अब उसके बारे में आगे हम पढ़ रहे हैं। परफेक्टली कोई आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होता। क्या होता है? परफेक्टली कोई भी आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है। कार्बन को एक आइडियल ब्लैक बॉडी माना गया है। हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है बच्चों? एक आइडियल बॉडी, ये एक आइडियल बॉडी है, सपोज टू बी ये एक आइडियल बॉडी है। यहाँ से कुछ रेज आ रही है और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा होल ले लिया। देखिए, एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग रेज आ रही है, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेज आ रही है। अब ये क्या करेगा बच्चों? कुछ रेज को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ रेज को ये बाहर एमिट करेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले उसने सारी इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड रेडिएशन एमिटेड बाय इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये जो रेडिएशंस को बाहर रिलीज कर रहा है दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब क्या होता है कि बहुत सारी ब्लैक बॉडीज जो है ये यहाँ से आपस से टकरा के यहीं पे टकरा के इसके वॉल पे एब्जॉर्ब हो चुकी है। नाउ कार्बन को अप्रोक्सीमेटली क्लोजली माना गया है। यहाँ पर कोई आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। इट इज द कैविटी विथ टाइनी होल विच हैज नो अदर कैविटी। हमने यहाँ पर एक टाइनी होल लेके यहाँ से हमने रेडिएशंस को पास होने दिया। चलो हम रेडिएशन में किसको ले रहे हैं बच्चों? यहाँ पर हम सिंपल लाइट को ही मान रहे हैं। हम किसको ले रहे हैं? लाइट को ले रहे हैं।
हमने लाइट के रेडिएशंस उसके अंदर जाने दिए. नाउ any ray entering the hole will be reflected by cavity wall and absorbed by wall at last. ये इसके अंदर जाता है और यहीं पे रेडिएट होता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और लास्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है. क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? रेडिएशन अंदर गए हैं और लास्ट में एब्जॉर्ब हो गए. ठीक. इट इज परफेक्ट रेडिएटर. ब्लैक बॉडी को एक परफेक्ट रेडिएटर बोला गया. रेडिएटर क्या है बच्चों? रेडिएटर ऐसी चीजें हैं जो रेस को रिलीज करती है. क्या करती है? रेस को रिलीज करती है. ओके. इज द थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग. सीधी सी बात है, सारी चीजों को एब्सॉर्ब किया है तो अपने सराउंडिंग से इक्विलिब्रियम्स में रहेगा. And in any given time it radiates same amount of energy per unit area. ये जितना एनर्जी रिलीज करेगा, अगर यहाँ पर हमने इसको छोटा सा लिया है या हमने इसका इतना एरिया लिया है, तो ये जितनी एनर्जी को यहाँ से रिलीज कर रहा है बच्चों, वो उसके पर यूनिट एरिया के एब्जॉर्ब्स के बराबर होगा. जितना पर यूनिट एरिया एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा. क्लियर है? फिर से एक बार, ब्लैक बॉडी जितना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी को रिलीज करेगा. यहां तक कि किसी पॉइंट में डाउट है तो जरूर मैसेज करिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी इज स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. सीधी सी बात है, हम बात कर रहे हैं कहाँ का? सराउंडिंग्स का बात कर रहे हैं. सराउंडिंग से रिलेटेड है और एनर्जी को एब्सॉर्ब भी कर रहा है. दैट मीन्स वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. हमारा मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट अ गिवन टेम्परेचर. ठीक, हमने कोई एक टेम्परेचर ले लिया बच्चों, T इक्वल्स टू, हमने एक टेम्परेचर ले लिया. ठीक. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड. ये जो यहाँ से रेडिएशन एमिट हुआ है, आ जाइए फर्स्ट पॉइंट. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ. यहीं पे कर लें. ठीक. देखिए, ये एक वेवलेंथ इंक्रीज किया हमने, एक ही का, एक का ही वेवलेंथ इंक्रीज हुआ. ठीक है. इट रीचेज द मैक्सिमा. ये इस मैक्सिमा में रीच हो गया. लुक इट हियर, ये यहाँ इस मैक्सिमा में रीच हो गया. एक वेवलेंथ, कोई एक के बारे में बात कर रही हूँ अभी, सबके बारे में आई एम सॉरी, सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ. ये जो वेवलेंथ है, कोई एक वेवलेंथ जाके मैक्सिमा को रीच कर लेता है. ठीक है. रीचेस द मैक्सिमम लेवल एट अ गिवन वेवलेंथ. किसी एक वेव का गिवन वेवलेंथ, किसी एक वेव का मान के चलो कि लैम्डा ए का, लैम्डा 1 का, लैम्डा 2 है वहां पे, लैम्डा 3 वेवलेंथ है, तो लैम्डा 2 जो है ना, मान लो लैम्डा 2 जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ पे चला गया. और उसके बाद क्या होता है बच्चों? सारे के सारे जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चालू हो जाते हैं, लाइक दिस. ये सारे के सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चालू हो जाते हैं. ठीक है. ओवर. और उसके बाद एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग विथ फर्दर इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ. अब जितने, अगर आप कितना भी वेवलेंथ आप डालते जाइए उसके पीछे, कितना भी वेवलेंथ आप बढ़ाते जाइए, वो डिक्रीज एक बार चालू हो गया तो वो वापस से मैक्सिमा को टच नहीं करेगा. एक बार फिर से इस पॉइंट को देखिए. एट अ गिवन टेम्परेचर, हमने एक टेम्परेचर ले लिया है जहां पर हम किसी ब्लैक बॉडी में एक एमिटेड रेस का वेवलेंथ बढ़ा देते हैं और वो वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमा को टच कर लेता है. उसके बाद कितने भी वेवलेंथ हम वहां पे बढ़ाते जा रहे हैं, लैम्डा एक्सट्रीम, लैम्डा एन तक के डाल देते तो भी अब वेवलेंथ जो है मैक्सिमा को टच नहीं करेगा, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ही जाता जाएगा. प्रैक्टिकली ये प्रूफ देखा गया बच्चों कि यहाँ पर अगर हमने लाइट का वेवलेंथ लिया, हमने लाइट का वेवलेंथ लिया और हमने एक्चुअल जो वेवलेंथ लिया, हमारा जो एक्चुअल प्रैक्टिकली वेवलेंथ था और थ्योरेटिकली हमने वेवलेंथ लिया, तो दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत डिफरेंस था. यहाँ तो नहीं था, यहाँ तो नहीं था, यहाँ पर बहुत डिफरेंस था. और हमने ग्राफ किसका लिया? इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ लिया. हम इंटेंसिटी ही पढ़ रहे हैं ना, देखिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पढ़ रहे हैं, तो इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का जब हमने ग्राफ लिया तो हमने देखा कि एक्चुअल में हमारा यहाँ पर वेवलेंथ मिल रहा है और प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली हमारा वेवलेंथ काफी हाई था. ठीक है. बाद में सारी चीजें डिक्रीज होती चली गई. इस प्रॉपर्टी को ब्लैक बॉडी जो है एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो वहां पर चालू होता है प्लैंक का क्वांटम
इस प्रॉपर्टी को काफी अच्छे से प्लैंक का क्वांटम एक्सप्लेन करता है। क्लियर? ठीक है। नाउ एज द टेम्परेचर इंक्रीज विद द मैक्सिमा ऑफ कर्व शिफ्ट टू शॉर्ट लेंथ, जब अगर मान लो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यहाँ पर अगर मान लो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये रहा हमारा ब्लैक बॉडी बच्चों, और अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक बार मैक्सिमा को टच करने के बाद सारे वेवलेंथ जो होते हैं वो शॉर्ट लेंथ हो जाता है, यानी लैम्डा की वैल्यूज की हमें कितनी मिलने लगती है, शॉर्ट मिलने लगती है, छोटी छोटी लैम्डा की वैल्यूज आना चालू हो जाती है। लैम्डा को हम मीटर में मेजर करते हैं। क्लियर है? आई होप ब्लैक बॉडी का आपको सारा फीचर्स क्लियर है। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो जरूर मुझे मैसेज करिए। मैं एक बार फिर से बोलूंगी, ब्लैक बॉडी क्या करता है बच्चों, एब्सॉर्ब करता है रेडिएशंस को जो रिफ्लेक्ट होके आती है, और जितना ये एब्सॉर्ब करेगा उतना ही जितना इसके पास में अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा उतना ही ये एनर्जी को सराउंडिंग से रिलीज करेगा, और सराउंडिंग के टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विद द वेवलेंथ, जब वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है तो एक बार मैक्सिमा को टच करने के बाद में वापस से वो डाउनफॉल में चला जाता है। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज विद मैक्सिमा, और लेंथ का आप कितना भी साइज बढ़ाएंगे लास्ट में लेंथ की साइज सब छोटी आनी चालू हो जाती, देयरफॉर स्मॉल। हाँ देखो, हमने इंटेंसिटी और लैम्डा का ग्राफ लिया, यहाँ पे हमको ये चीजें स्मॉल फॉर्म में मिलनी चालू हो गई। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1887 में हेनरी हर्ट्ज ऑब्जर्व ने किया था। हेनरी हर्ट्ज ने किया था। उसने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए बच्चों, हम पहले इसका एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आप लोग इस पॉइंट्स को पॉज दबा के तीनों भी प्रैक्टिकल के पॉइंट्स को लिख लीजिए, मैं इसे अभी इरेज करने वाली हूँ। ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक अल्ट्रावायलेट रेस को, यानी कि हमारे लाइट को, नेचुरल लाइट को उन्होंने एक कैथोड पर लिया, ट्यूब लिया, एक ग्लास ट्यूब लिया, और उसके ऊपर इस लाइट को एमिट किया उसने कैथोड पर एमिट करने पर वो देखते हैं थोड़ी देर में कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहा है, तो अब वो क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, और नोटिस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट्स देखना चालू हो गया। क्लियर? अगर मान लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी के साथ और कौन से आया, अभी हम वेव पढ़ के आ चुके, फ्रीक्वेंसी के साथ आ गया साथ में एक वेवलेंथ आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ये है। फ्रीक्वेंसी आया तो साथ में कौन, किसकी एंट्री होगी, साथ में इसकी वेवलेंथ की एंट्रीज होगी। चलिए, उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर एक इंटेंसिटी भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किसको अप्लाई कर रहे हैं, इंटेंसिटी, INTENSITY, इंटेंसिटी भी बढ़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और देखते हैं इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स है वो और स्पीड से बढ़ने लगा। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो वापस से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स करने लगा टुवर्ड्स एनोड, और इंटेंसिटी बढ़ा दिए, इंटेंसिटी को भी ला दिए तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स बढ़ने लगा। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। In a discharge tube when UV radiation falls on the metal surface. मेटल सरफेस कौन सा था, ये वाला था बच्चों, कैथोड। ओके, मैंने लिखा हुआ है, ये कैथोड था। कैथोड पर उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेस फॉल किया, और देखते हैं कंडक्शन चालू किया, और उन्होंने देखा कि यूवी रेस फॉल्स ऑन कैथोड, सर्किट इज कंप्लीटेड एंड डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड। उन्होंने जैसे इस पर रेस डाला, शुरू में ऑब्जर्व नहीं हुआ, मतलब शुरू में कुछ भी नहीं मिला, बट मैं बता रही हूँ कि जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो उनको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट्स दिखाई देना चालू हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट्स दिखा, उनको इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा, और यहाँ पर एनोड में, लुक एट हियर, एनोड में उन्होंने जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन से एक इंसिडेंस रेडिएशन अप्लाई किया, सॉरी यहाँ से एक पोटेंशियल अप्लाई किया। जैसे ही उन्होंने यहाँ पर एक पोटेंशियल अप्लाई किया, V0 एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आया, जहां पर इस स्टॉपिंग पोटेंशियल में गैल्वेनोमीटर का मूवमेंट्स बंद हो गया। एज सुन एज यूवी रेज आर स्टॉप्ड एंड डिफ्लेक्टेड बिकम 0। ये था प्रैक्टिकल। फिर से एक बार देख लीजिए, यूवी रेस को उन्होंने डाला कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट्स नहीं मिला, उन्होंने वहां पे यूवी रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो क्या आ गया बच्चों,
लैम्डा भी साथ में एंट्री कर दिया। लैम्डा स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि अभी हमको फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को स्पेशली पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, नोटिस किया कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मोमेंट्स हुआ, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में मोमेंट्स आ गया, और यहाँ पर जब उन्होंने पोटेंशियल अप्लाइड किया तो पोटेंशियल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने नहीं दिया। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने नहीं दिया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन रुक गया। क्लियर इज इट? और जब यहाँ पे उन्होंने पोटेंशियल अप्लाई किया तो उसका नाम रखा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, ये आप प्रैक्टिकल्स को नोट करिए, हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक। देखो हेनरी हर्ट्ज ने क्या रखा बच्चों, हेनरी हर्ट्ज ने दो क्राइटेरिया रखा, फ्रीक्वेंसी एंड दूसरा रखा इंटेंसिटी, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमने लाइट के 7 सेट्स देखे ना, क्या देखे हमने, लाइट्स के 7 सेट्स देखे, व्हाट आर दे, वेव, यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी सबसे ज्यादा लैम्डा रहेगी, सबसे ज्यादा जहां पर वेवलेंथ रहेगा, हमको वहां पर जहां पे वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, वहां पे हमको कलर्स क्या दिखाई देगा, वेव दिखाई, वायलेट कलर दिखाई देगा, VIOLET, वायलेट, ठीक। और जहां पर फ्रीक्वेंसी कम रहेगी वहां पर हमको रेड कलर दिखाई देगा। यानी कि ये जो लाइट आ रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमको ये कलर्स क्यों दिखाई देगा। मैं ले लेती हूँ बच्चों लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6 एंड लैम्डा 7। 7 टाइप के अलग अलग वेव लेंथ वाले वहां पर फ्रीक्वेंसी वाले वेवलेंथ थे। अगर मान लो लैम्डा 1 बहुत ज्यादा नंबर्स में था, अगर लैम्डा 1 बहुत ज्यादा नंबर्स में था तो हमको क्या दिखाई देना चाहिए, हमको वहां पे वायलेट कलर दिखाई देना चाहिए। अगर मान लो वहां पर लैम्डा 5 ज्यादा नंबर्स में था तो हमको क्या दिखाई देना चाहिए, ऑरेंज दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जितना मैक्सिमम हमको वो वेवलेंथ दिखाई देगा, जितना हमारी आंखों पे मैक्सिमम जो कलर उठ के आएगा, मैक्सिमम जिस कलर को हम देखेंगे वही कलर तो हमको दिखाई देगा, और मैक्सिमम लेंथ वाला ही दिखाई देगा ज्यादा से ज्यादा। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स के साथ में कलर्स बता रहा है। क्लियर है? हम तो फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं ना, तो कलर्स ही पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। अब देखो फ्रीक्वेंसी कलर्स बता दिया, इंटेंसिटी का क्या काम है, इंटेंसिटी हमको बताता है बच्चों इस कलर की ब्राइटनेस। क्या बताता है, इस कलर की ब्राइटनेस बताता है इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी हमको ब्राइटनेस बताता है। हमने अभी ये जो प्रैक्टिकल पढ़ा इसका हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आइए इसको भी अभी और एक्सप्लेनेशन करेंगे बच्चों, जैसे जैसे हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। The emission of electron from a metallic surface when it is illuminated by light or UV। यहाँ पर एक मेटेलिक सरफेस पर लाइट रेडिएट किया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूवमेंट्स कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी लिख लीजिए, मैं इसे इरेज करने वाली जल्दी से। डेफिनेशन क्या कह रहा है, जब यहाँ पर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, जब यहाँ पर यूवी रेज डाला जाता है और यहाँ से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको दिख रहा है किसी मेटल के थ्रू में, और उससे लाइट जनरेट हो रही है, रेडिएशन क्या जनरेट हो रहा है बच्चों, कलर्स जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, कलर्स जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज। आ जाइए फर्स्ट प्रॉपर्टीज, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैं इसे मिटा रही हूं, ठीक, चलिए। The number of photoelectron emitted per second is proportional to the intensity of light used। फिर से देखो, the number of photoelectrons emitted per second। photoelectrons कौन थे, photoelectrons ये थे, और per second कौन, मतलब ये कह रहा है बच्चों कि photoelectron emitted per second proportional इंटेंसिटी जो है, इसको लिख सकते हैं आप, इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रपोर्शन में है। क्या कह रहा है, यहां पर जो हमने इंटेंसिटी अप्लाइड की है, क्या अप्लाइड किया हमने, यहां पर ये जो इंटेंसिटी को यहां पर हमने अप्लाइड किया है वो इस एमिटेड इलेक्ट्रॉन के प्रपोर्शनल है। आप इसके बाजू में इसे लिख सकते हैं, I emitted to number of electron। क्लियर?
चलिए ये लिखना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड लास्टली अटेन अ सैचुरेटेड वैल्यू। ओके चलिए नेक्स्ट इसको हम ठीक। सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज in intensity and lastly attain a saturated value. What is saturated value? देखो बच्चों यहां से जितनी भी लाइट आ रही है ये एक एनोड की क्या है, अपनी एक कैपेसिटी है। सीधी सी बात है, एनोड की अपनी कैपेसिटी, इससे ज्यादा वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा। यहाँ पर जितनी भी इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन को स्पीड बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा दी। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन सब जाके आके एनोड पर जमा हो गए। जब एनोड पे आके जमा हो गए तो वहां पर जैसे ही जमा हो गए, यहाँ पे एनोड की कैपेसिटी खत्म हो गई और एक सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल गया जो कि इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल था। क्लियर है, एनोड के पास में आके उसकी सारी कैपेसिटी खत्म हो गई, एनोड को जितना एब्सॉर्ब करना था इलेक्ट्रॉन कर चुका है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द KE of photoelectrons varies from 0 to maximum value depending upon the frequency of light and not on intensity of incidence radiation of some wavelength of same wavelength। देखो काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन्स तेजी से क्यों भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तेजी से भागेंगे बच्चों, यहां से जो इंटेंसिटी आ रही है ना, ये कौन सी इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी लेके आ रही है लाइट की, किसकी, लाइट की। और लाइट को अभी हम आगे प्लैंक वाले में पढ़ने वाले हैं। लाइट में एक चीज है जिसका नाम है फोटोन। क्या है, फोटोन पार्टिकल्स के कारण यहाँ पर बहुत तेजी से, वेयर आर वी, हाँ बहुत तेजी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स को बढ़ाएगा। फोटोन क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन के मोमेंट्स को बढ़ा देगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की मोमेंट्स बढ़ जाएंगे वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक की जाएगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यहां से जो लाइट आ रही है वो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, हम क्या बढ़ा रहे हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तेजी से भाग रहा है। इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या हो रहा है, इंटेंसिटी की बात हो रही है। इंटेंसिटी क्या करता है, इंटेंसिटी अपने आप को, इंटेंसिटी क्या दे रहा है, फोटोन दे रहा है, खत्म, इंटेंसिटी की ड्यूटी खत्म। इंटेंसिटी क्या दे रहा है, फोटोन दे रहा है और उसके बाद इसकी ड्यूटी हो जाती है खत्म। अब ये फोटोन क्या करता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से, फोटोन और फ्रीक्वेंसी का क्योंकि आपस में गुड रिलेशनशिप है, फोटोन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं। फोटॉन्स को कौन रिलेटेड कर रहा है, फोटॉन्स को फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स हाईली स्पीड वाले हो जाते हैं और इंटेंसिटी का इस काइनेटिक एनर्जी से अब यहाँ पर सारे रिलेशनशिप खत्म हो गए, फोटॉन और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बना। आइए वापस से पढ़ते हैं, द KE ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरीज फ्रॉम 0। यहाँ पे KE क्या था, मान लो KE यहाँ से 0 था और 0 से KE अब बढ़ने लग गया, अब ये आगे की तरफ बढ़ने लग गया। अब क्या बोल रहा है, इट रीचेस टू मैक्सिमम, अब ये मैक्सिमम में आ गया। इट्स वैल्यू डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सीधी सी बात है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी क्योंकि यहाँ पर फोटॉन्स को फ्रीक्वेंसी ने ले लिया है और फोटॉन्स के साथ में इसके इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई है। एंड नॉट इंटेंसिटी इज इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ। अब यहाँ पर इंसिडेंस का इसके साथ में कोई लेना देना नहीं है। नाउ वी आर रीडिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर मान लो किसी चीज को रोकना हो तो क्या करना चाहिए, किसी चीज को अगर हमको रोकना है तो क्या करना चाहिए, हमको इसके एनोड में एक नेगेटिव पोटेंशियल लगा देना चाहिए। क्या लगा देना चाहिए, नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। जैसे ही हमने एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, एनोड ने क्या किया, एनोड ने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रॉन को वापस भेजना चालू कर दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे सब वापस आने लग गए, यानी इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करूंगा बोल दिया। जैसे उसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं किया तो वो क्या हो गया, स्टॉपिंग। व्हाट इज दिस,
स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर से एक बार, जब हमने एनोड पर एक पोटेंशियल अप्लाइड किया वहां पर काइनेटिक एनर्जी अपने आप जीरो हो गई, जिसको हमने V0 के साथ में नाम दिया। आइए स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ते हैं। When potential is applied on collector, this is collector, collect कर रहा है, collector देखो collector, the Ke of photoelectrons is reduced and for certain value of applied potential of Ke became zero। सीधी सी बात है, Ke जीरो ही होना है। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स बंद कर देंगे तो उसमें एनर्जी नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करे, यानी काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। और काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो तो उस कंडीशन में उसका नाम रखा गया थ्रेशोल्ड और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को जो अप्लाइड पोटेंशियल था वो क्या था, V0 था, और इसका नाम क्या रखा गया, थ्रेशोल्ड और स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए इस कंडीशन में बोथ काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसकी थी, काइनेटिक एनर्जी थी बच्चों इलेक्ट्रॉन की। और V0 कौन था, V0 था पोटेंशियल, पोटेंशियल ही था ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था। इन दोनों का इस इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि ये इंटेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप लोगों ने पॉइंट्स लिख लिया है तो इसे नोट कर लीजिए, हम आगे के और प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 4 एंड 5, वी आर डूइंग प्रॉपर्टीज नंबर 6। चलिए our 6th point, the kinetic energy of all photoelectrons are not same even if only one frequency is used। only one frequency क्यों यूज कर रहा बच्चों, क्यों वर्ड यूज किया, देखिए that is why photoelectric current does not rise vertically to maximum। look at here, मैंने इतना बड़ा एक इलेक्ट्रोड कैथोड लिया बच्चों, ठीक है, यही है ना हमारा ये वाला इलेक्ट्रोड है। अब ये वाले जो इलेक्ट्रोड है ये मैंने लिया, यहाँ पर ये जो लाइट्स आ रही है किसकी लाइट्स है बच्चों, कौन सी लाइट ली थी हमने, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अब ये जो लाइट आ रही है इंटेंसिटी के साथ इसमें कौन आ रहा है बच्चों, इंटेंसिटी के साथ इसमें आ रहे हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स कौन है, एक पार्टिकल ऑफ लाइट, है ना, ठीक है। ये यहाँ आएगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, कोई सा इलेक्ट्रॉन इस लेवल से निकल रहा है, कोई सा इलेक्ट्रॉन इस लेवल से निकल रहा है, कोई सा इस लेवल से, तो एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शंस करेगा। किससे इंटरेक्शंस करेगा, एक। और आ कितने रहे हैं, मैक्सिमम, बहुत सारे आ रहे हैं, और यहाँ से भी जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो भी सब बहुत सारे निकल रहे हैं। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, ये रहा लेवल। अगर ये वाला फोटॉन जब इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करने आता है मान लो, और ये इलेक्ट्रॉन पहले ही यहाँ से निकल रहा है और ये थक चुका है, तो इसकी इंटेंसिटी तो ये कितना ग्राफ में जाएगा, ये हमारा इंटेंसिटी साइड है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी साइड है ना, तो ये कितना दूर तक ग्राफ में जाएगा, जितना ये इसके पास एनर्जी है उतने ही दूर तक जाएगा। ये जरूरी नहीं कि मैक्सिमम तक पहुंचेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई एक फोटॉन जो है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है और इसके पास बहुत एनर्जी, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही इस हाइट पर पहुंचेगा जिसके पास बहुत एनर्जी थी, और हर कोई नहीं पहुंचेगा, ये कहना चाह रहा है इस थ्योरी में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी आर नॉट सेम। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग लेवल से निकल रही है। ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड, दैट इज व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट राइज वर्टिकली टू मैक्सिमम। ये बहुत मैक्सिमम तक के नहीं जा पाती है, क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन अपने लेवल को छोड़ते छोड़ते थक चुके रहते हैं, और जब इनसे फोटोन मिलती है तब ये अपने लेवल पे एनोड के पास पे आते हैं। इसमें से बहुत सारे तो एनोड तक पहुंच भी नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस। ओके, यहाँ पे क्या ये कह रहा है कि कोई टाइम लैग नहीं है, जो इंसिडेंस रेस यहाँ पे कैथोड पे आ रही है सेम टू सेम तुरंत ही पलट के एनोड की तरफ चले जा रही है। जो जितनी भी कैथोड पे आई तुरंत ही वो एनोड की तरफ चली गई। नेक्स्ट, द मैक्सिमम ऑफ Ke ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज, ओके, काइनेटिक एनर्जी बता रहा बच्चों,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यूज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यूज हो रही, इसलिए हमने इसको हाफ ऑफ एम वी यू स्क्वायर रखा है। बट इसके बाद जो हम प्लैंक पढ़ने जा रहे हैं वहां पर एनर्जी को प्लैंक ने बताया है, एनर्जी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और वहां पे उन्होंने h एक प्लैंक का कांस्टेंट दिया है, सॉरी लैम्डा है ये, h प्लैंक का कांस्टेंट दिया है, उसके हिसाब से जो ये एनर्जी है, ये भी लाइट से रिलेटेड थ्योरी है, ये भी लाइट से रिलेटेड थ्योरी है, तो लाइट की हम दोनों भी एनर्जी को आपस में इस तरीके से बराबर कर सकते हैं। आगे हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने में, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट हम और कर लेते बच्चों, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं ना, पोटेंशियल अप्लाई किए, तो पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन किसके किसके बीच में बच्चों, हम यहाँ से जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंसेस था यहाँ पे हमारा, वो एमिटर क्या बोलना चाहिए, रिसीवर एंड एमिटर के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंसेस इन दोनों का सम होता है। और पोटेंशियल डिफरेंसेस जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंसेस है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो एमिटर और रिसीवर के सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंसेस का ये वाला रूल अप्लाइड नहीं होता है। इस वक्त इसके ऊपर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने स्पेशली लिखा नहीं है। सो नोट डाउन दिस। अब हम इसकी बात कर रहे हैं प्लैंक थ्योरी। प्लैंक अपनी क्वांटम थ्योरी लेके आते हैं, और अभी तक की जो हम पढ़ रहे थे कि एनर्जी का एक लेवल, एनर्जी वो सारी चीजों को चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि एनर्जी कैरियर सिर्फ एक चीज है, दैट इज प्रोटॉन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एटम्स। वापस से भूलना नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, एटम्स, ठीक है। वो एटम्स में इस करियर को क्या बोल देते हैं, जो एनर्जी कैरियर है उसका नाम है क्वांटम, और आगे उस क्वांटम का नाम हो जाता है फोटोन। आइए रीड करते हैं। एटॉमिक ऑसिलेटर में नॉट एमिट और एब्सॉर्ब। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक ऑसिलेटर पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम रेडिएशन पढ़ रहे थे, रदरफोर्ड से आते आते रेडिएशन पे आ गए थे। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये ना एमिट होती है ना एब्सॉर्ब होती है, बल्कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन डिस्क्रीट यूनिट्स। ये पूरा एक कंटिन्यू नहीं चलता है। क्या कह रहे हैं, ये पूरी कंटिन्यूटी नहीं होती है, बल्कि डिसकंटिन्यू होती है। और ये जो एक पूरा एनर्जी कैरी करता है उसका पार्टिकल्स का नाम है फोटॉन। चलिए फर्स्ट पॉइंट, एटॉमिक ऑसिलेटर में नॉट एमिट्स और एब्सॉर्ब, ये एब्सॉर्ब और एमिट नहीं होते हैं। एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एमिटेड और ऑब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली, एक सीरीज में नहीं होते हैं, इसमें ब्रोकन पाया गया, लाइक दिस, ठीक है। इज डिस्क्रीट इन डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। उन्होंने इस डिस्क्रीट यूनिट को पैकेट ऑफ एनर्जी दिया, उन्होंने इसका नाम क्वांटम दिया, बाद में क्वांटम का नाम चेंज होके फोटॉन हो गया, ठीक है। उन्होंने इसकी एनर्जी की वैल्यू की E इक्वल्स टू, दिस इज नंबर ऑफ इंटीजर, और ये कौन था, ये था फोटॉन। क्लियर। चलिए, एनर्जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनर्जेटिक क्वांटम, नंबर ऑफ एनर्जेटिक क्वांटम इज द इक्वल्स टू एनर्जी। अगर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे फोटॉन की नंबर्स है, फोटॉन्स है, तो वो क्या हो जाएगा, 100 फोटॉन्स, जितनी एनर्जी रिलीज करेगी वो उस एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ क्वांटा इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर रेडिएशन। एनर्जी ऑफ क्वांटा क्या था, एनर्जी ऑफ क्वांटा ये था, और किसके प्रोपोर्शनल बोला उसने, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल बोला। यानी कि अभी भी हमारी कौन चल रही है बच्चों, वेव थ्योरी चल रही है। ऑसिलेटर और रेडिएशन के इक्वल्स टू ही माना उसको, दैट इज E इज प्रोपोर्शनल। E कौन है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और बाद में उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी के लिए प्लैंक कांस्टेंट लाया, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी 6.624 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻23 जूल सेकेंड्स इन MKS। अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज और बोला
कि जो लॉस और गेन है, जो लॉस और गेन ऑफ रेडियंस एनर्जी है, एनर्जी कितना एब्सॉर्ब करेगा या कितना रिलीज करेगा, ये जो एनर्जी का लॉस और गेन्स हो रहा है ना बच्चों, वो होल नंबर के रेशियो में रहेगा। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, ये होल नंबर के मल्टीपल्स और रेशियो में रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया, उन्होंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लाके लगा दिया। फ्रीक्वेंसी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ। उन्होंने यहाँ पर इस फॉर्मूला में इसको लाके फिट किया। फिर से एक बार देखो, एनर्जी इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, और ये फ्रीक्वेंसी था, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर था, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। उन्होंने वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट किया और ये वाला फॉर्मूला हमको दिया कि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ से रेसिप्रोकल होती है। फिर से एक बार, एनर्जी जो है वो जो रेज आ रही है, जो रेज आ रही है उसके वेवलेंथ से, उसके ऑसिलेशन के वेवलेंथ से, ऑसिलेशन के वेवलेंथ से रेसिप्रोकल होती है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन में उन्होंने बताया कि ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो लाइट जो एमिट्स करती है रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट कैसे एमिट करती, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जो कि लाइट के स्पीड से ही ट्रेवल करती। उसकी स्पीड कितनी होती, लाइट की स्पीड के इक्वल्स टू होती नॉर्मली। कब बच्चों, नॉर्मली। बट मीडियम, ओके, बट जब हम मीडियम चेंज करती है, बट जब ये लाइट मीडियम चेंज करती है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी को छोड़कर इसका वेवलेंथ और स्पीड में वेरिएशन आ जाता है। फिर से एक बार, क्या बोला, फोटोन जो है वो एक स्पीड ऑफ लाइट में ट्रेवल करती है। उसकी स्पीड क्या होती है, लाइट के इक्वल होती है, लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे पानी में जाएगी या हवा से पानी में जाएगी या पानी से हवा में आएगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बट वेवलेंथ एंड स्पीड में चेंजेस आ जाता है। अब क्या कह रहा है कि अगर मान लो ये फोटॉन्स जो है वो रेस्ट में है। क्लियर, इसको आप लोग नोट डाउन करिए बच्चों, मैं थोड़ा सा पॉइंट्स अगर जरूरत पड़ा तो मिटाऊंगी। ओके, क्या कह रहा है कि फोटॉन्स का हम मास लेते हैं, क्या ले रहे हैं, हम मास ले रहे हैं। ओके, अगर मान लो फोटोन रेस्ट कर रहा है, तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। कौन है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। और ये कौन है बच्चों, ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। अब अगर हम मास का फॉर्मूला लेते हैं बच्चों, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम क्या देख रहे हैं, 1 माइनस सी स्क्वायर। इस कंडीशन में अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, अगर उसको u इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स ये पूरा फॉर्मूला 0 हो गया। देयरफॉर m इक्वल्स टू इन्फिनिट आ गया। रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग टू p अपॉन q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। q की नंबर अगर 0 आ गई, q की वैल्यू, देयरफॉर क्या हो गया, वहां पर इंफिनिटी आ गई। अगर इंफिनिटी आ गई, इट मीन्स क्या कह रहा है कि फोटोन कभी भी रेस्ट नहीं करता है। फोटोन हमेशा एमिट्स और एब्सॉर्ब होता रहता है स्पीड ऑफ लाइट से। इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होता है और ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट नहीं होता है। फोटॉन्स ट्रेवल्स द वेव एज एब्सॉर्ब्ड पार्टिकल्स। फोटॉन्स जो है वो वेव के जैसे मूव करता है, और ये इसको एब्सॉर्ब्ड एज पार्टिकल्स, और इसको एज ए पार्टिकल्स एब्सॉर्ब किया जाता है। दैट्स ऑल। आज का हमारा एपिसोड यही कंप्लीट होता है बच्चों। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट।